नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथा ICS के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली कस्बे में बाढ़ ने मंगलवार को एक भयंकर प्रकोप मचाया। इस बाढ़ आने का मुख्य कारण था कि खीरगंगा नदी में मूसलाधार बारिश का होना। पलक झपकते ही हमने देखा कि पानी और मलबे का सैलाब घरों में और पूरे गांव में घुस गया। इससे होटल, बाजार और बहुत सारे घर थे जो कहीं ना कहीं पलक झपकते ही सब तबाह हो गए। इस पूरी आपदा में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और अनुमान है कि 60 से ज्यादा लोग जो है लापता हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम इस विनाशकारी घटना के बारे में। हम देखेंगे कि आकस्मिक बाढ़ क्या होता है, क्यों आती है इस तरह की बाढ़। साथ ही साथ आज हम ये चर्चा करेंगे कि मानव निर्मित बाढ़ में और प्राकृतिक बाढ़ में क्या अंतर होता है। साथ ही साथ भारत सरकार इन बाढ़ जैसी संवेदनशील घटनाओं को लेकर कितनी ज्यादा सतर्क है और कौन कौन से कदम उठा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आकस्मिक बाढ़ के बारे में। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, चर्चा करी हमने कि मंगलवार को जिस हिसाब से बाढ़ आई थी तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली कस्बे में ये बाढ़ आई थी। और ये जो जिला था, ठीक है, ये जो कस्बा था, ये कहीं ना कहीं समुद्र तल के 8600 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित था। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होने के बाद भी ये बाढ़ के प्रकोप से नहीं बच पाया। लगातार भारी बारिश से गंगा नदी यानी खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई और इसका प्रभाव ये निकला कि कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, 60 से 70 लोग लापता हैं, 25 से अधिक होटल, घर, दुकानें जो कहीं ना कहीं आज तबाह हो चुकी हैं। साथ ही साथ धराली का पूरा बाजार बह गया और ये जो पूरा इलाका है आज यहाँ पर सिर्फ मिट्टी के अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। ये तो हुई कुछ करंट एस्पेक्ट पे चर्चा कि आकस्मिक बाढ़ आई है इस तरह से उत्तरकाशी जिले में और बहुत दुख की बात है, इतने सारे लोगों का नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई। पर लेकिन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करना ही पड़ेगा कि आकस्मिक बाढ़ आती क्यों है, क्या होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले कि आकस्मिक बाढ़ बेसिकली क्या है कि एक ऐसी बाढ़ है कि कोई नदी में बहुत समय से बारिश हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे करके उस नदी का जल स्तर बढ़ गया और जब एक समय के बाद जब वो नदी अपने कैचमेंट एरिया से ज्यादा पानी उसमें अगर भर जाता है तो अचानक से वो बाढ़ का रूप ले लेता है। इकट्ठा पानी हो जाता है, साथ ही साथ मलबा भी आ जाता है। तो जो रास्ते में मिला सबको बिल्कुल तबाह करता हुआ वो पानी अपना रास्ता बनाते हुए चला जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आजकल की घटनाएं हैं या फिर हम ये समझे कि ये जो बाढ़ आ रही हैं ये तो पहाड़ी इलाके हैं, ऐसा चलता रहता है, ऐसा होता रहता है, नहीं। अगर हम मैदानी क्षेत्रों में भी बात करें, हम साउथ इंडिया के बारे में भी देखें कि बहुत से ऐसे राज्यों में, वहाँ पे कस्बों में, जिलों में हमें ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि मानसून की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से हम ये देख पाते हैं कि बाढ़ की संख्या धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। चाहे वह चक्रवात की वजह से हो, अल नीनो की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, कहीं ना कुछ कमियां तो हमारी तरफ से हो रही हैं जिस वजह से बाढ़ की संख्या हमें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही है ना। चलिए, तो हमने पहले समझा कि आकस्मिक बाढ़ क्या होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लश फ्लोड, है ना, यानी कि तेज बहाव, है ना, तेज बहाव से भूस्खलन और विनाश होता है। पहला प्रभाव इसका हम ये देख पा रहे हैं कि अचानक से जब पानी किसी क्षेत्र में घुस जा रहा है, ठीक है, बिना किसी रोक के, बिना किसी परिवर्तन के, तो पहली चीज तो ये होगा कि तेज बहाव से भूस्खलन होगा। वहीं दूसरी चीज, भूस्खलन से संरचनाओं का नुकसान होगा। संरचनाओं का नुकसान मतलब वही जैसे बाजार तहस नहस हो गए, होटल तहस नहस हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, तो ये हमारी अवसंरचनाओं का नुकसान हुआ है। वहीं भारी वर्षा यानी कि कम समय में अत्यधिक वर्षा की वजह से ये बाढ़ आती है। जो मेन कारण है इस आकस्मिक बाढ़ का वो यही है। ओके, तीसरी चीज ये है, माफ करना, चौथी चीज ये है कि पहाड़ी इलाके यानी कि बारिश को तेजी से नदियों में भेज देते हैं। जाहिर सी बात है, आसपास पहाड़ बने हुए हैं, पानी निकलने के लिए और रास्ता नहीं है। जो नदियां ही हैं जिससे कहीं ना कहीं ढलान बना के, अपना रास्ता बना के पूरा पानी इकट्ठा होके कहीं ना कहीं नदियों में आकर ही मिलेगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, ये जो नदी होती है इस पानी को ज्यादा सहन नहीं कर पाती और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हर जगह फिर फैलने लग जाती है, ठीक है। अब इसमें नदी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम मानव निर्मित जो कारण है वो कहीं ना कहीं इसमें हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है, कि हमारे ही वजह से कहीं ना कहीं हमने ऐसी जगहों पे, नदी के आसपास की जगहों पर हमने घर, होटल आदि चीजें बनाई है ताकि आकर्षक लगे, टूरिज्म बढ़े, ठीक है।
और दूसरी चीज ये होती है कि नदी का ठीक से निकास नहीं बना लेना, जैसे कि हम बांध वगैरह आदि का निर्माण करते हैं, डैम का निर्माण करते हैं, अच्छी तरह से हम रखरखाव नहीं कर पाते, जिस वजह से अचानक से बाढ़ फूट पड़ती है और क्या होता है कि आसपास की जो जनसंख्या है या फिर अवसंरचना है वो खराब होती चली जाती है। ठीक है, चलिए पहली चीज हमने ये समझी कि आकस्मिक बाढ़ होती क्या है और किस तरह से इसका निर्माण होता है, क्यों आती है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले ये बताती है कि भारत में बाढ़ के कारकों को संतुलित किस तरह से किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं। यानी कि दो तरह से हम चीजों को देखेंगे यहाँ पे। पहला कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं बाढ़ आने के, ठीक है। वहीं दूसरा हम ये देखेंगे कि मानव निर्मित, है ना, कि अगर प्रकृति में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है तो इस तरह का परिवर्तन प्रकृति में कभी कभी हम देखते हैं, पर लेकिन बार बार जब इस तरह की गलतियां हमारे सामने आती हैं तो उसमें मेन कारण हम ये देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं मानव निर्मित कारण भी इसमें शामिल है। ठीक है, कि हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति से किसी तरह की छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस वजह से आज प्रकृति बदले में है, हमें इस तरह की चीजें दे रही है। ठीक है, तो समय अभी भी है, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए प्रकृति के बारे में, इतना ज्यादा क्षरण की हमें नहीं सोचना है, उसके संरक्षण के बारे में ही सोचना है। ओके, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि प्राकृतिक कारण कौन से हैं जिनसे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बस नहीं है जिनको रोकने करने के लिए। तो सबसे पहली चीज है कि भारी वर्षा की घटना। ठीक है, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब मानसून आता है और मानसून के आते ही हम ये देख पाते हैं कि जून जुलाई के समय पे केरल से जब ये कहीं ना कहीं मानसून स्टार्ट होता है और अंत तक जब वापस जाता है तो इस एरिया में, यानी कि पूरा दक्षिण से लेकर और जब पूरा पार करके नीचे जाता है बंगाली खाड़ी होते हुए, तो हम देख पाते हैं कि कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इन बाढ़ जैसी घटनाएं देखने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आप कि इसमें दो कारण हम देख सकते हैं। एल नीनो, मानसून की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर प्राकृतिक तौर पे बात करें तो हम प्रकृति से ही जुड़ी चीजों के बारे में बात करें, एल नीनो और अल नीनो। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, पर मैं आपको इतना समझा देती हूँ ताकि आप इस टॉपिक से अपने आप को रिलेट कर पाए। ठीक है, एल नीनो बेसिकली क्या होता है कि जहां से ये हवाएं उठती हैं, ठीक है, वहां पर जो तापमान होता है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तापमान ज्यादा होता है और जब ये हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बहुत अधिक वर्षा लेकर आती हैं। ठीक है, जब वर्षा ज्यादा होती है, एल नीनो ज्यादा आता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये एल नीनो की वजह से बारिश जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, वही अगर हम बात करें अल नीनो की, ठीक है, तो अल नीनो इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जब अल नीनो हवाएं जहां से चलती हैं उस क्षेत्र का तापमान क्या होगा, मामूलन ठंडा होगा। ठीक है, और इस क्षेत्र के तापमान के ठंडे होने की वजह से ये अन्य हवाओं को आकर्षित नहीं कर पाती और जिस वजह से मानसून क्या हो जाता है, मानसून यहाँ पर कमजोर हो जाता है। ठीक है, मानसून कमजोर हो जाता है यानी कि बारिश कम होती है इसमें। ओके, पर लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब मानसून आ जाता है और पूरा चला जाता है तो उसके बाद जैसे चेन्नई जैसे क्षेत्रों में कभी देखा है कि अल नीनो का प्रभाव रहा है और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में हमने बाढ़ भी कहीं ना कहीं देखी है। ठीक है, तो अगर मान लो कभी एल नीनो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग तरीके से बारिश हो गई है, तो जाहिर सी बात है पानी ज्यादा बरसेगा, ठीक से निकासी नहीं हो पाएगी उस पानी की, तो क्या होगा, बाढ़ की संभावना यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम एल नीनो की बात करें तो अनियमित बारिश का इसमें पता चलता है कि हम सोच के बैठते हैं कि 1 जून से मानसून आएगा और बारिश स्टार्ट होगी, पर लेकिन कभी ऐसा हो कि एल नीनो ज्यादा प्रभावित हो गया, बारिश नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं हम तैयार नहीं होते कि कब बारिश होगी और इस वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी संभावना इसमें भी देखने को मिलती है। ठीक है, जब पूरा मानसून निकल जाता है उसके बाद। पर लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्षा के तौर पे तो एल नीनो में बारिश ज्यादा होगी, माफ करना, एल नीनो में बारिश ज्यादा होगी, वही एल नीनो में बारिश क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें कि ग्लेशियर का पिघलना। ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना हमारे लिए किस तरह से काम करेगा, अब इनको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। जैसे कि सिक्किम में हमने एक घटना देखी थी, क्या कि ग्लेशियर से बनी हुई जो झीलें होती हैं, इनको कहीं ना कहीं प्राकृतिक बांध कहते हैं। ठीक है,
ग्लेशियर से निर्मित झील। ठीक है, निर्मित झील होती है। क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने के साथ जो बर्फ है वो पिघलती है, साथ ही साथ मान लो बारिश भी और हो गई, तो इस तरह की जो झीलें होती हैं वो एक समय के बाद कहीं ना कहीं पानी को अपने अंदर और ज्यादा स्टोरेज करके नहीं रख सकती। ठीक है, मान लो किसी इस तरह के टीले पर ये इस तरह की झीलें बनी हुई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लेशियर पे मान लो ये झील बनी है और इस तलहटी पर यहाँ पर कोई गांव बसा हुआ है। ठीक है, सिक्किम में ये घटना घटित हुई थी, ये बहुत रियल उदाहरण है, ये भी इससे भी की वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ आई थी। ठीक है, कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया और अचानक से क्या हुआ, ये झील जो है वो टूट गई। ठीक है, और पूरा का पानी पूरा पानी एकदम क्या हुआ, इस कस्बे में या फिर इस गांव में आकर एकत्रित हो गया। ठीक है, यानी कि बाढ़ आ गई अचानक से। तो ये चीज दूसरा उदाहरण है कि सिक्किम में जो आई बाढ़, ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ग्लेशियर के पिघलने से ये घटना घटित हुई, जिसको हम बोलते हैं ग्लोफ, यानी कि ग्लेशियर लेक, माफ करना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, दूसरे उदाहरण पर हम चलते हैं, माफ करना तीसरे पे, चक्रवात एवं तूफान। इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझना कि जैसे जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि चक्रवातों की जिस तरह से संख्या बढ़ पा रही है, उसे बारिश भी ज्यादा हो रही है। बारिश ज्यादा होने की वजह से जाहिर सी बात है बहुत अधिक बारिश होगी तो बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी। अब 2023 में हम बात करें, हमारे पास एक चक्रवात था जिसका नाम था चक्रवात मिचांग। ठीक है, इस चक्रवात, ये चक्रवात कब आया था, तो ये आया था 2023 में। शुरू कहां से हुआ था, तो शुरू हुआ था ये थाईलैंड से। ठीक है, और नाम किसने दिया, किसी न किसी चक्रवात को किसी देश के द्वारा नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया था म्यांमार के द्वारा। ठीक है, इस मिचांग का मतलब क्या होता है, मिचांग का मतलब होता है कि कठोर और लचीलापन। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कहां आया था, तो भारत में ये आया था आंध्र प्रदेश साइड, बहुत ज्यादा तबाही मचाई, साथ ही साथ तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र भी इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या हुआ कि इस मिचांग की वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश हुई और इस बारिश की वजह से चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, या फिर ये समझ लो कि बाढ़ की जो संभावना थी, बाढ़ यहाँ पे बहुत अधिक सशक्त रूप में थी, बहुत विकराल रूप में थी। ठीक है, तो चक्रवात भी एक कारण हो सकते हैं जिस वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, नदी का अति प्रवाह। नदी का अति प्रवाह से क्या मतलब है कि कुछ समय पहले की बात है, ठीक है, कि क्या हुआ था कि यमुना नदी में भी, ठीक है, अचानक से नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और हरियाणा में भी, हरियाणा और दिल्ली में इस वजह से बाढ़ की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा सुनने में आ रहा था। ठीक है, कि यमुना नदी का बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ चुका है और जिस वजह से हरियाणा और दिल्ली में कहीं ना कहीं बाढ़ की आशंका आगे हो सकती है। ठीक है, तो जब नदी में बहुत ज्यादा जल स्तर आवश्यकता से अधिक जब बढ़ जाता है तो नदी का अति प्रवाह हम किसको कहते हैं। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ आ सकती है। ओके, अगली चीज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति और ज्यादा गर्म होती जा रही है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, और जितने ज्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे पानी का जल स्तर बढ़ेगा और उस जल स्तर के पिघलने की वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ों की संख्या और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये थे कुछ कारण आपके सामने उदाहरण के साथ, जो प्राकृतिक कारण थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मानवीय कारण की। तो मानवीय कारण में पहली चीज है अनियोजित शहरीकरण का प्रभाव, यानी कि वही सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हम कहीं ना कहीं ये देख रेख में कमी रह जाती है हमारे पास कि लोग नदी के आसपास घर बना ले रहे हैं, झील के आसपास घर बना ले रहे हैं, बांधों के आसपास जहां से नदियां निकल के जा रही है वहां पे घर बना लेते हैं। अचानक से बांध के गेट खुले और पता नहीं चला कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं उस पानी का जब अति प्रवाह होता है तो उसकी चपेट में आ जाते हैं। हालांकि
लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, सायरन का प्रयोग करती है, पहले से बताती है, सब कुछ करती है, पर लेकिन यहाँ लोगों की भी मजबूरी होती है कि अचानक से आप अपना पूरा घर उठा के दूसरी जगह कैसे शिफ्ट कर सकते हो। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं हम नियोजित शहरीकरण करें, ठीक है। यानी कि हम इस बात का ध्यान रखें कि ये इस तरह का संवेदनशील एरिया है, यहाँ पे कभी कोई व्यक्ति निवास कर ही नहीं सकता, ना ही स्थायी तौर पे ना ही अस्थायी तौर पे, ठीक है। अगर हम इस तरह की जो शक्ति बरते तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक नियोजित शहरीकरण बाढ़ से होने वाले नुकसान की वजह से लोगों को बचा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंक्रीटीकरण का प्रभाव। कंक्रीटीकरण का प्रभाव का मतलब क्या होता है कि मान लो कि पहले के जमाने में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी से ही सड़कें बन रही हैं, लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, कभी कंक्रीट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन आज क्या हो रहा है, कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है इसी से। तो इसके प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि पानी जब ऊपर से बहता है तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर वो पानी को सोख लिया जाता है, पर कंक्रीट की वजह से पानी को वो सोख नहीं पाते, और इस वजह से कहीं ना कहीं पानी का लेवल जो है ऊपर रहता है और धीरे धीरे करके पानी का स्तर बढ़ता जाता है और उससे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो कंक्रीटीकरण का प्रभाव भी बाढ़ के लिए एक कारक हो सकता है। तीसरी चीज इसमें ये हम मान सकते हैं कि जल संसाधनों का अतिक्रमण, ठीक है, बहुत अधिक एक्सप्लॉयटेशन जल संसाधनों का, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी को रोक कर रखना, ठीक है, भी कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमें बिजली बनानी है, हमें बांधों का निर्माण करना है, हम मान सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, पर लेकिन नदी की अपनी गति होती है, आप उस नदी की गति को रोक कर बिजली बना रहे हो बिना किसी ढंग के प्रबंधीकरण से, तो कहीं ना कहीं कल को जाके वो आपको ही नुकसान कर सकती है, ठीक है, क्योंकि नदी के प्रभाव को कभी कोई रोक नहीं सकता और वो मजाक वाली चीज भी नहीं है ना। तो इसलिए जल संसाधनों का अतिक्रमण भी नहीं आवश्यक है, ठीक है, पानी का जो फ्लो है उसको उसके साथ ही बहना चाहिए, ज्यादा खींच करोड़ के कहीं ना कहीं संसाधनों का प्रयोग नहीं करना, जितना नेचुरली हो सकता है हम उतना ही प्रयोग करें बिना किसी जानमाल के नुकसान हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है वनों का कटाई और इसका प्रभाव। जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा वनों की कटाई होगी उतना ज्यादा मलबा जो है कहीं ना इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे कि हम उत्तरकाशी जिले की बात करें, जब ये घटना घटित हुई, मैंने आपको बताया था पानी और मलबा जो है गांव में घुस गया। अगर पेड़ जो है बने रहते हैं बहुत ज्यादा, तो वो जो पेड़ होते हैं मिट्टी को बांधे रखते हैं, ठीक है, इतनी जल्दी उसको जाने नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो पेड़ होते हैं मिट्टी को कस के बांधे रहते हैं और कहीं ना कहीं मलबे बनने की संभावना कम होती है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है वन होते हैं तो प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है ना। लास्ट पॉइंट है खराब जल निकासी व्यवस्था, ठीक है। दिल्ली में ही हम देखते हैं और भी जगह पे हम देखते हैं कि जरा सा, या फिर आपके शहरों में भी कभी कुछ ऐसा होता हुआ कि जरा सा बारिश हुई और सड़कों पे सिर्फ पानी ही पानी भर जाता है, ठीक है, ट्रैफिक लगना, लोगों के आने जाने में असुविधा होना, ये सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं एक खराब जल निकासी की वजह से हम ये सारी समस्याओं को देखते हैं। और जब ठीक से जल निकासी नहीं हो पाती, धीरे धीरे घरों में पानी भरना शुरू होता है और अच्छे खासे शहरों में भी बाढ़ जैसी संभावना की देखी जा सकती है। क्लियर है, यहाँ आपको क्लियर होगा कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं और मानव निर्मित कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट पे चलते हैं हम कि भारत सरकार जो है बाढ़ के प्रति क्या कर रही है, कितनी संवेदनशील है, कौन कौन से कदम उठा रही है कि ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें। देखो भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से है कि भारत को हर जगह कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की चुनौतियां देखनी पड़ती हैं। समुद्री तट पर कुछ और, लद्दाख चले जाओ तो वहां कुछ और, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान में जो रेगिस्तान वाला एरिया वहां कुछ और। हर तरह की जलवायु भारत में उपलब्ध है, ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं भविष्य में किसी भी तरह की आपदा आए तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी, ठीक है, हर तरह से जागरूक रहना है साथ ही साथ, और इस तरह की सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन है उनका कहीं ना कहीं ठीक से प्रयोग करना है ना। और सरकार जैसा कहती है थोड़ा सा बात माननी भी पड़ेगी कि अगर किसी जगह के लिए मना किया जा रहा है कि आप ऐसा मत करो, थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के लिए ये सारी बातें करी जाती है, राइट। अब बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता की अगर हम बात करें तो नीतिगत और संस्थागत ढांचा यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हम इसके बारे में बात करते हैं। एनडीएमए वहीं इसके जैसा है एक एसडीएमए, ठीक है, साथ ही साथ केंद्रीय जल आयोग। इस तरह की नीतिगत ढांचे सरकार के पास हैं जो क्या करते हैं, जब कभी बाढ़ आती है तो उसके बाद
इस तरह के जो प्राधिकरण है बिल्कुल सशक्त हो जाते हैं। ठीक है, जो एनडीएमए है वो केंद्र स्तर की है, जिसके अध्यक्ष कौन है ये आप मुझे कमेंट करोगे। वहीं एचडीएमए राज्य स्तर की संस्था है, जिसके अध्यक्ष मुझे आप बताओगे। वहीं एक है डीडीएमए, ठीक है, इसके मैं बता देती हूँ इसका प्रमुख कौन होता है, तो ये डीएम होता है। ठीक है, जो भविष्य में कहीं ना कहीं आप बनोगे। ओके, चलिए दूसरी चीज भारत सरकार क्या कर रही है कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब 2007 से 12 के मध्य में कहीं ना कहीं एक फंड देने की बात शुरू गई थी कि अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं राहत के लिए इस फंड को देने का कार्य शुरू किया गया था, जिसके तहत राज्यों को बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब इस कार्यक्रम को 2017 से 20 तक है ना फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के रूप में विस्तारित किया गया था। 11 में कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, फिर 2000 जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ के आसपास इसके लिए राशि को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगली चीज है हमारे सामने गैर संरचनात्मक उपाय और संवेदनशीलता, यानी कि सरकार बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम क्षेत्र मैपिंग और समुदाय आधारित जागरूकता पर भी ध्यान दे रही है। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ तकनीकों का प्रयोग कि कब बाढ़ आ सकती है, कब भूकंप आ सकता है, कब भूस्खलन की संभावना है, ये तो सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं अगर सरकार को आपसे थोड़ा पहले पता चल जाती तो सरकार आपसे भी कहीं ना कहीं उम्मीद करती है कि आप सरकार के साथ मिलकर थोड़ा सा कोऑपरेट करो और उनकी बातों को मानो। ठीक है, अगर पहले से आपको बता दिया जाता है किसी समुद्र तट वाले क्षेत्र पर कि यहाँ पर चक्रवात की वजह से बाढ़ आने वाली है या फिर किसी और की वजह से बाढ़ आने वाली है, तो अगर सरकार आपको जगह पे विस्थापित करती है तो हमें कर ही लेना पड़ता है, क्योंकि जान सबको प्यारी है, जाहिर सी बात है, और हमारे पास दूसरा कोई कारण बचता नहीं। ठीक है, पर लेकिन वही बात है कि सरकार आपको भी कहीं ना कहीं चेतावनी देती है, आपको भी कहीं ना कहीं सचेत कर रही है इन सारी गतिविधियों को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में हम बात करें, अगला पॉइंट, कि हम कहीं ना कहीं अब इन सारी बाढ़ जैसी जो बाधाएं हैं उनसे निपटने के लिए अन्य देशों के साथ हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बना रहे हैं। जैसे कि जापान में हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, भूकंप आदि की संभावना हम देखते हैं, फिर भी विनाश होता है और वो देश फिर से खड़ा हो जाता है अग्नि उम्मीद के साथ में और नए विकास के साथ में। ठीक है, तो किस तरह की तकनीक है, किस तरह से जापान प्रयोग कर रहा है, तो उस तकनीकी का हस्तांतरण हम भी चाहते हैं ताकि हम भी कहीं ना कहीं इस तरह की जब समस्या आए हमारे सामने तो वो समस्या बस कुछ ही हमें नुकसान पहुंचा के निकल जाए। ठीक है, ज्यादा नुकसान ना करे, ठीक है, ताकि अच्छे से हम कहीं ना कहीं इस समस्या का सामना कर सके। ओके, पांचवी चीज है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय उपाय, यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान और मिशन जैसे मिष्टी संग्रोह यानी कि मैंग्रोव संरक्षण आदि को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय उपाय में जैसे कि हम बात करेंगे, हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव चला रहे हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कारगर हो सकते हैं। जैसे कि मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए हम चला रहे हैं मिष्टी। ठीक है, रामसर जो साइट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रकृति के तौर पे बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, उनके लिए हम रामसर से संबंधित मिशन चलाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि अन्य गतिविधियों की, तो भारत सरकार जो है अन्य मंचों पर जाकर पर्यावरण संरक्षण से लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं गुहार भी लगाते हैं कि विकसित देशों की वजह से जितना नुकसान आज हो रहा है, ठीक है, जितना जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए विकसित देशों को विकासशील या फिर अविकसित देशों की मदद करनी चाहिए। तो ये सारे जो कदम होते हैं वो कहीं ना कहीं होते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। राइट, अगली बिंदु है, लास्ट बिंदु है हमारे सामने कि आर्थिक और सामाजिक समर्थन, यानी कि अगर बाढ़ से लोगों की किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि बाढ़ की वजह से बड़ी मात्रा में फसल खराब हो गई, तो सरकार क्या चला रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजना लेकर आ रही है, जिससे प्राकृतिक तौर पर अगर बाढ़ की वजह से या अन्य गतिविधियों की वजह से लोगों की फसलें खराब हो रही हैं तो सरकार मुआवजा दे पाए, किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो पाए और वो एक ऋण जाल में ना फंस पाए। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आकस्मिक बाढ़ को लेकर भिन्न भिन्न आयामों पे चर्चा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, पर लेकिन सिर्फ समझ लेने से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी में पिछले साल कहीं ना कहीं मेंस में और प्री में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप एक बार इनके पीवाईक्यू को लगाना, डिस्कस करना। ठीक है, देखो क्या है पहला प्रीलिम्स का प्रश्न, ऐसा संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में आई बाढ़ का कारण लालिना था, लालिना अल नीनो से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, 2011 में ये सवाल आया था।
तो इस वाले प्रश्न को आप लगाना, आप कमेंट में बताना मुझे कि ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक मेंस का प्रश्न है कि नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 शब्द का मतलब होता है 15 अंक में आप इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ एक डिस्कशन आकस्मिक बाढ़ को लेकर। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आकस्मिक बाढ़ से संबंधित जो जानकारी है मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको देने की, और आप लोगों से यही विनती है कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। अगर आप उत्तराखंड जिले से संबंधित हैं तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवारजन का ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।